कि आम जनता, कॉमन पब्लिक भी युद्ध के अंदर शामिल हो गई थी, जबकि चंद्रसेन के टाइम में कॉमन पब्लिक शामिल नहीं हो पाई थी। वहां पर भामाशाह और ताराचंद जैसे डोनर पैसे ले लेके आ रहे थे, जबकि यहाँ पर ऐसा भी हमें कोई दिखाई नहीं देता है। देखिए, ये भी कहीं ना कहीं अंतर रहा कि कॉमन पब्लिक मतलब राजा का जो स्ट्रगल है वो कॉमन पब्लिक का स्ट्रगल नहीं बन पाया था। प्रताप वाले में बन गया था, चंद्रसेन वाले में नहीं बन पाया था। तो ये भी इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक असमानता है। अब हम कहेंगे कि भाई कोई एक राजा है और उस राजा दो लोगों के बीच कंपैरिजन करना है, एक प्रताप के बीच में और एक चंद्रसेन के बीच में, और हमने कहा कि इनके बीच में सिमिलरिटीज भी है, इनके बीच में डिफरेंसेज भी है, और जितनी सिमिलरिटीज है उतने उतने डिफरेंसेज है। तो हम कहते हैं जब इतने ज्यादा डिफरेंसेज है तो हम चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप क्यों कहें, फिर उसको प्रताप के बराबर क्यों माने। तब हम कहते हैं कि हाँ, हालांकि चंद्रसेन वाले रेजिस्टेंस में कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है, प्रताप के बराबर दिखाई नहीं देता है, परंतु हमको थोड़ी सी चीजों पे और ध्यान देना पड़ेगा। किन चीजों पे? कि एक तो जो चंद्रसेन है उसकी जियोग्राफिकल कंडीशंस, इनकी तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा। भौगोलिक स्थिति कैसे, किसकी भौगोलिक स्थिति? तो भौगोलिक स्थिति मेवाड़ की और भौगोलिक स्थिति मारवाड़ की। वैसा मेवाड़ हिली एरियाज है, पहाड़ी प्रदेश था, पहाड़ियों में गुरिल्ला टैक्टिक सक्सेस हो सकती है। मारवाड़ समतल मरुस्थल है, प्लेन डेजर्ट है, और यहां पर गुरिल्ला टैक्टिक इतनी सफल नहीं हो सकती। छुपने की जगह ही नहीं आपके पास, ले दे के आपके पास सेवणा वाली पहाड़ियां थी और इतनी ज्यादा पहाड़ियां नहीं। फिर पहाड़ियों वाला क्षेत्र होता है तो खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाता है। यहाँ मरुस्थल में दूर दूर तक ना बंदार ना बंदे की जात, न तो कोई खाने पीने की चीजें, न आपको छुपने की जगह, जो कि मेवाड़ में खाने पीने की चीजें भी आपको मिल रही है उन पहाड़ियों के अंदर, और छुपने की जगह भी ढंग से हो रही है। तो हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि प्रताप की तुलना में चंद्रसेन की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो एडवर्स थी, उसके बावजूद वो लड़ रहा है। फिर दूसरा, प्रताप को डोनर मिले थे, भामाशाह और ताराचंद। इधर मारवाड़ था, मंगतों का ही देश था, तो डोनर नहीं मिल पाए उसको। बिना पैसे के तो युद्ध कैसे किया जाए? कहते हैं उसने जैसलमेर वालों को पोखरण का किला बेचना पड़ गया था उसको। उसके पास एक वो लाल था, एक हीरा था, वो मेवाड़ वालों को बेचना पड़ गया था। सामान बेच बेच के काम चलाने पड़े थे। घर का सामान बेच बेच के तो युद्ध कितने दिन तक लड़ोगे? आपको सहायता तो मिलनी चाहिए। जबकि भामाशाह ने कहते हैं क्या सहायता दी थी? या 25,000 की सेना लेके 12 साल तक लड़ाई कर लो, तब तक तो कोई चक्कर ही नहीं पड़े आपका। तो दो चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि एक तो उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो प्रताप की तुलना में इतनी अच्छी नहीं थी, और उसकी जो ज्योग्राफिकल कंडीशन थी वो भी प्रताप की तुलना में एडवर्स थी। इसके बावजूद वो आदमी लड़ा था, इसलिए निश्चित रूप से हम उसे मारवाड़ का प्रताप कह सकते हैं। याद रखना ये बातें। तो उसे मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। तो आपको कभी पूछे कि चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, क्या आप इस कथन से सहमत है? तो आप लिखना बाकायदा कि हाँ, हम इस कथन से सहमत हैं, हम इसे एग्री करते हैं। फिर आप बताना क्यों करते हैं, तो कि भाई प्रताप और चंद्रसेन में सिमिलरिटीज इसलिए करते हैं, बताना। पर बाद में कहना हालांकि इनके बीच में कोई डिफरेंसेस भी दिखाई देते हैं, आप डिफरेंसेस बताना। फिर कहना कि इन डिफरेंसेस के बावजूद हम चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये दो चीजें बाद के अंदर आप लास्ट के अंदर लिखना, तब जाके आपका आंसर कंप्लीट होगा भाई। अब आगे पढ़ते हैं। देखो, अब चंद्रसेन की उपाधियां। चंद्रसेन की उपाधि मारवाड़ का प्रताप, मैंने ये अब तक जो रामलीला गाई है यही सिद्ध करती कि जिस बार प्रताप लड़ा था वैसे वो लड़ा था, इसलिए मारवाड़ का प्रताप। पर हम कहते हैं साहब, प्रताप 1572 में राजा बना था और 72 में लड़ना शुरू किया था उसने। चंद्रसेन तो 70 के नागौर दरबार के बाद में लठ बजाने शुरू कर ही देता है, इसलिए प्रताप के आगे आगे चलने वाला है। मैंने उस दिन और बताया था कि कुंभलगढ़ वाले राज्याभिषेक समारोह में कोरोनेशन सेरेमनी के अंदर चंद्रसेन प्रताप की कोरोनेशन सेरेमनी में गया था, और वहां भी बीच में बातचीत हुई होगी, और प्रताप ने चंद्रसेन से पूछा ही होगा भाई तुम्हारे कैसे क्या चल रहा है अकबर से? उसने कहा लठ बजा रहे हैं हम। तो उसने मैं क्या करूं, तो तू ऐसे कैसे देख ले। तो कहीं ना कहीं प्रताप चंद्रसेन को फॉलो कर रहा है, तो उसके आगे आगे चलने वाला है, तो वो प्रताप का अग्रगामी है। अग्र मतलब आगे चलने वाला, गामी मतलब चलने वाला, पीछे पीछे, आगे और पीछे चलने वाला। तो कहीं ना कहीं वो उसके पीछे पीछे चलने वाला है। चंद्रसेन आगे आगे चल रहा है, प्रताप उसके पीछे पीछे चल रहा है। पर जितना इतिहास में प्रताप को याद किया गया उतना बाद में इतिहास में चंद्रसेन को याद नहीं किया गया। कारण भी था कि प्रताप के बाद में राजा प्रताप का बेटा बना था अमर सिंह, उसके बाद उसके पोते पड़पोते सड़पोते बने। उन्होंने हमेशा याद किया कि हमारे दादाजी इतने बड़े बहादुर वीर थे,
हम देखते हैं कि जगदीश प्रशस्ति जो कृष्ण भट्ट ने लिखी थी, उसके अंदर बाकायदा हल्दीघाटी युद्ध का वर्णन है, उसकी जीत बताई गई। कोई आगे की पीढ़ी का जो होगा, पोता पड़पोता सड़पोता होगा, वो अपने दादा परदादा की तारीफें करेगा, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन यहाँ किस्मत रूठ गई चंद्रसेन से। चंद्रसेन के बाद चंद्रसेन के बेटे पोते तो राजा बने नहीं, राजा बना चंद्रसेन का भाई। भाई भी कौन सा? उदय सिंह, वह जो चंद्रसेन के साथ पहले लड़ चुका था, और बाद में उसकी पीढ़ी, उसके बेटे पोते पड़पोते बने। इसलिए उन्होंने चंद्रसेन के बारे में नहीं तो ज्यादा लिखवाया। और चूंकि चंद्रसेन भी एक जगह पे टिक नहीं पाया था, इसलिए जनता भी इतना ज्यादा याद नहीं कर पाई। ये तो लाख लाख धन्यवाद है आरपीसी का कि उसने चंद्रसेन के क्वेश्चन पूछने शुरू किए, इसलिए हम और आप लोग चंद्रसेन को इतना पढ़ते हैं। इसलिए वो फॉरगॉटन किंग ऑफ मारवाड़ है, वो मारवाड़ का भूला बिसरा राजा है। मारवाड़ का प्रताप है, प्रताप का अग्रगामी है, और मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। ये थोड़ा और ध्यान रखना कि जो मारवाड़ का प्रताप वाली उपाधि है, ये अपने एक इतिहासकार हुए, उन्होंने दिए, विश्वेश्वर नाथ रेऊ। विश्वेश्वर नाथ रेऊ नाम के एक इतिहासकार है, उन्होंने ये उपाधि दी। तो ध्यान रख लेना कि चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप किसने कहा, तो विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने कहा था उनको। तीन उपाधि याद रखना, प्रताप का अग्रगामी, फॉरगॉटन किंग ऑफ मारवाड़, और प्रताप ऑफ मारवाड़। चलो आगे बढ़ते हैं। लो मैं थोड़ी सी मैं बताऊं बीच में बात, फिर हम करेंगे। बीच में मैंने एक टर्म यूज में ली थी, नागौर दरबार। ये क्या था? नागौर कोर्ट। नागौर दरबार कब लगा? 1570 में। किसने लगाया? किसने ऑर्गेनाइज किया? अकबर को। क्यों लगाया? तो दो, अकबर ने जो ऑब्जेक्टिव बताया था, जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव उसका था, जो उसका घोषित उद्देश्य था, जो उसने डिक्लेयर किया, वो तो उसने कहा कि साहब अकाल पड़ा हुआ है और मैं तो फेमाइन चलाना चाहता हूं, यहां पे फेमाइन रिलीफ वर्क चलाना चाहता हूं, अकाल राहत कार्य। इसलिए मैं यहाँ पे राजाओं से बात करके और यहाँ पे लोगों को अकाल में सहायता करना चाहता हूँ। पर हम कहते हैं उसका एक्चुअल ऑब्जेक्टिव क्या था, वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो वास्तविक उद्देश्य उसका, जितने भी राजस्थान के राजा थे उनको अपनी अधीनता स्वीकार करवाना था, अपना सुपरमेसी स्वीकार करवाना था। तो किस किसने अधीनता स्वीकार की? तो मैंने अभी दो तीन नाम बताए थे। ये तो चंद्रसेन वाला भाई ये उदय सिंह, उदय सिंह था, ये अधीनता स्वीकार कर लेता है। और बीकानेर का राजा था कल्याणमल, उसने अधीनता स्वीकार कर ली थी। और जैसलमेर का राजा था हर्राज, उसने अधीनता स्वीकार कर ली थी। ये मुख्य मुख्य राजा थे जिन्होंने नागौर दरबार में अकबर की सुप्रीमेसी एक्सेप्ट कर ली थी। कौन कौन है? तो जोधपुर के चंद्रसेन का भाई उदय सिंह, बीकानेर का कल्याणमल, और जो जैसलमेर का कौन है, वो हर्राज। पर अकबर ने कहा अकाल रात वाले में भी थोड़ा बहुत तो करें। तो अकबर ने कहते हैं यहाँ पे एक तालाब बनवाया था, एक पोंड बनवाया था, जिसका नाम है शुक्र तालाब। शुक्र तालाब था। तो ये थोड़ा याद रखना भाई, नागौर दरबार के फैक्ट है ये कि नागौर दरबार 1570 में लगाया गया था, अकबर द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया था। उसका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव फेमाइन रिलीफ वर्क्स था, जबकि उसका एक्चुअल ऑब्जेक्टिव था वो राजस्थान के राजाओं को सुपरमेसी एक्सेप्ट करवाना था। किसने की? चंद्रसेन के भाई उदय सिंह ने, बीकानेर के कल्याणमल ने, जैसलमेर के हरराज ने, और अकाल राहत कार्यों के तहत उसने यहाँ पे नागौर में एक पौंड बनवाया था, जिसका नाम था शुक्र पौंड या शुक्र तालाब उसका नाम था। अब इसके आगे और बात करते हैं। अब इस नागौर दरबार का क्या महत्व है, इसका क्या महत्व निकला, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इस नागौर कोर्ट की, राजस्थान की हिस्ट्री में इसको क्यों याद किया जाए इतना? एक तो ये कि कोई राजा दूसरे राजाओं को अपनी सुपरमेसी एक्सेप्ट करवाना चाहता, तो तरीका क्या हो? तरीका लड़ाई, सेना भेजो, सेना भेज के हराओ और हरा के उनको अपने अंडर ले लो। पर अकबर डिप्लोमेट है, बहुत अच्छा रणनीतिकार है। उसने बिना लड़े केवल अपनी डिप्लोमेसी से राजस्थान के राजाओं को अधीनता स्वीकार करवा दी। उसने बिठा के समझा दिया कि देखो लड़ाई में कुछ ही नहीं पड़ा है, मिल बांट के खाते हैं भाई भाई, तुम इधर शासन कर लो, मैं उधर शासन कर लेता हूँ। लिखा। अकबर एक अच्छा कूटनीतिज्ञ और रणनीतिकार था। उसने इस दरबार के माध्यम से राजस्थान के कई राजाओं को बिना खून खराबे की मुगल अधीनता स्वीकार करवा दी थी। कोई लड़ाई नहीं और वो राजा मुगलों के अधीन हो गए थे। कौन कौन हो गए? मैंने अभी बताया आपको, वापस याद रख लेना आपने। चंद्रसेन का भाई उदय सिंह, जैसलमेर का राजा हरराज, और बीकानेर का राजा कल्याणमल। और नागौर दरबार से पहले, नागौर कोर्ट से पहले
पता नहीं चल रहा है कि कौन अकबर के साथ है, कौन अकबर के खिलाफ है। लेकिन नागौर कोर्ट के बाद में साफ साफ डिवीजन था कि राजस्थान के जितने भी किंग्स है वो 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, पार्टीशन हो गया उनके बीच में। कौन कौन से 2 ग्रुप? एक ग्रुप है मुगल सपोर्टर्स, एक ग्रुप है मुगल ओपोनेंट्स। 2 ग्रुप बन गए थे। मुगल सत्ता के समर्थक राजपूत राजा, जैसे मैं नाम बताना चाहूं तो मैं कह दूं कि भाई कौन कौन साथ देने वाले होंगे, तो ये भाई उदय सिंह, ये आपके चंद्रसेन वाला भाई, बीकानेर वाला कल्याणमल, ये आपके जैसलमेर का हरराज, इससे पहले ही बूंदीवाड़ा सुरजन स्वीकार कर चुका था, उससे पहले ही आपके आमेरवाड़ा भारमेल स्वीकार कर चुका था। तो ये तो हो गए मुगलों के समर्थक हो गए। अब मुगलों के विरोधी कौन कौन, उनके नाम पढ़ लेते हैं अपने। मुगलों के विरोधी कौन? तो मुगल सत्ता के विरोधी राजपूत राजा, मुगल सत्ता के विरोध, तो ये समर्थक बता दिए मैंने। विरोधी आप कहोगे, आप कह दोगे महाराणा प्रताप, आप कह दोगे चंद्रसेन, आप कह सकते हो कोई सिरोही का सुल्तान, डूंगरपुर का आस्करण। अब डिवीजन दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग साथ में, कुछ लोग खिलाफ है, साफ साफ क्लियर डिवीजन। तो एक ये भी इसने 1570 का नागौर दरबार एक विभाजक, जल विभाजक है, वाटर साइड है, जिसने साफ साफ क्लियर डिवीजन कर दिया था कि कौन साथ है और कौन खिलाफ है। फिर इसके बाद अब तक जो राजा बनते थे अपने बाहुबल से राजा बन रहे थे, कौन किसके बाद राजा बनेगा, भाइयों को टागे बनेगा, दुश्मनों को मार के बनेगा, सब। अब जिन जिन ने सुपरमेसी एक्सेप्ट कर ली थी वहां पर एक रूल ही आ गया, अब जो राजा सुपरमेसी एक्सेप्ट करता है उसका कौन सा बेटा राजा बनेगा, जिसको मुगल बादशाह बनाएगा। तो अब ज्यादातर राजा वो थे जो मुगलों पर डिपेंडेंट थे, क्योंकि मुगलों ने उनको बनाया था। जैसे कल्याणमल के बाद में बीकानेर में राय सिंह बनेगा, वो सीधा सीधा मुगलों का डिपेंडेंट है। यहाँ पे आपके जयपुर के अंदर मान सिंह राजा बनेगा, वो सीधा सीधा मुगलों का डिपेंडेंट है। ये नहीं है योद्धाओं में कमी आई है, ये नहीं है कि कहीं ना कहीं वेलर, उनकी वीरता, बहादुरी, ब्रेव जो है उसके अंदर ब्रेवरी है, उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी आई, नहीं कमी आई। राय सिंह और मान सिंह उतने ही योद्धा थे, और मान सिंह तो बेहतरीन योद्धा रहा है। कहते उसने हल्दी घाटी युद्ध के अलावा कभी कोई युद्ध नहीं आ रहा था अपने जीवन में। उसने 73 युद्ध लड़े थे और अफगानिस्तान से लेके उड़ीसा तक, बंगाल की खाड़ी तक भारत को बींद के रख दिया था। कहीं वो आदमी हार के नहीं आया था। लेकिन उसकी वीरता काम किसके आ रही है? अकबर के। राय सिंह साउथ इंडिया में, काबुल में खूब अच्छी अच्छी जीत दर्ज करके आया था, पर किसके लिए? अकबर के लिए लड़के आया था। तो राजस्थान में मुगल डिपेंडेंट किंग्स बनने लग गए थे, एक श्रृंखला बन गई थी, जो मुगल अधीनता स्वीकार करने वालों की, राजाओं की एक श्रृंखला बन गई। मोटा राजा उदय सिंह, ये सब, राय सिंह वगैरह। फिर सबसे बड़ी बात, जब भी कोई संधियां होती है इसका मतलब युद्ध बंद। युद्ध बंद मतलब इसका मतलब है पीसफुल एनवायरनमेंट। पीसफुल एनवायरनमेंट मतलब कल्चरल एक्टिविटीज को बढ़ावा मिलेगा। हम आगे मैं बताऊंगा आपको, आप नोटिस करना कि राजस्थान की पेंटिंग्स का जो पूरा डेवलपमेंट है वो अकबर के शासनकाल के दौरान है। कारण कि अकबर के टाइम में मुगलों के साथ में राजस्थान के राजाओं की संधियां हो गई, और जब ट्रीटीज हो गई थी तो पीसफुल एनवायरनमेंट आ गया, और पीसफुल एनवायरनमेंट की वजह से अपने आप में यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज है वो खूब प्रमोट हुई थी, कल्चरल एक्टिविटीज को खूब सारा बढ़ावा मिला था। तो ये बात थोड़ी सी याद रखने वाली है आपके, कि कल्चरल एक्टिविटीज को बढ़ावा मिल गया था। एक बात फिर थोड़ी सी और मुझे याद आई, मैं बता दूं आपको कि इस नागौर दरबार के बाद, नागौर दरबार में जब बीकानेर का राजा कल्याणमल आया था, तो कल्याणमल का 2 बेटे थे जिनको अकबर अपने साथ ले गया था। कल्याणमल का एक बेटा था राय सिंह, ये जिस राय सिंह की बात की जा रही है। कल्याणमल का एक बेटा था पृथ्वीराज, इनको अकबर अपने साथ में ले गया था। कालांतर में हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज अकबर के दरबार का एक बहुत शानदार कवि बना था, बेली कृष्ण रुक्मणी, आगे इसकी किताब है वो पढ़ेंगे। राय सिंह बाद में बीकानेर का राजा बना था, लेकिन बीकानेर का राजा बनने से पहले जब चंद्रसेन जोधपुर से यहाँ से चला गया, तो जोधपुर को प्रशासक किसको बनाया जाए, जोधपुर का एडमिनिस्ट्रेटर किसको बनाया जाए, तो राय सिंह को 3 साल जोधपुर का एडमिनिस्ट्रेटर रखा गया था। 72 से 74, 72, 73 और 74 ये जोधपुर का प्रशासक था। तो कोई पूछे कि बीकानेर के, पूछा हुआ क्वेश्चन है, बीकानेर के कौन से राजकुमार को और जोधपुर का प्रशासक बना दिया गया था, तो राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक बना दिया गया था। फाइनली 1581 में जब चंद्रसेन की मृत्यु हो गई थी, उसके 2 साल बाद तक, और यहाँ पे किसी को राजा नहीं बनाया गया था, जोधपुर को खालसा कर दिया गया था। खालसा उस लैंड को कहते हैं जो डायरेक्टली सेंटर कंट्रोल्ड होती है, जो सीधे केंद्र के अधीन होती है, उसको खालसा बोलते हैं। कि जहां किसी राजा का कब्जा हो, एक तो वो जमीन, एक वो जो सीधी दिल्ली वालों के अधीन हो। आज की भाषा में कहूं तो केंद्र शासित प्रदेश जहां पर हो, यूनियन टेरिटरी टाइप के, तो जोधपुर खालसा था।
फिर जोधपुर का खालसा तोड़ा था 1583 के अंदर जाके। 1581 में चंद्रसेन मरता है, 2 साल बाद 1583 में, और अकबर चंद्रसेन का जो भाई था उदय सिंह उसको राजा बनाता है। उदय सिंह थोड़ा शरीर में मोटा ताजा था, इसलिए उसका नाम ही हो गया मोटा राजा उदय सिंह। तो 1583 में बाद में जाके मोटा राजा उदय सिंह को राजा बनाया गया था। तब तक उसने क्या कर दिया था, तो उसको क्या रखा था, जोधपुर को खालसा रखा था। ये भाई चंद्रसेन की बातें हैं। मेंस का सवाल बनता है अच्छा चंद्रसेन का, आप याद करना, अगली क्लास में और पढ़ेंगे। धन्यवाद।